हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में आज आपको पढ़ाएंगे कि आर्मेचर रिएक्शन को कैसे दूर किया जाता है। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन को कैसे दूर किया जाता है। तो वही हेडिंग यहाँ पर डाला गया है, मेथड्स ऑफ लिमिटिंग द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो बाई इंक्रीजिंग एयर गैप सबसे पहला मेथड है, बाई इंक्रीजिंग एयर गैप। तो एयर गैप का क्या मतलब है भाई? एयर गैप का ये मतलब है कि आर्मेचर और मेन पोल के बीच में एयर गैप को बढ़ा दिया जाए। तो एयर गैप बढ़ा देने से होता क्या है कि आर्मेचर का फ्लक्स जो है मेन पोल तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से उसको कम डिस्टार्ट कर पाता है और डिमैग्नेटाइज कर पाता है। समझ में आया? लेकिन एयर गैप बढ़ाने से होता क्या है, एयर गैप बढ़ाने से देखिए मेन फ्लक्स जो है, जो हमारा पोल से निकला हुआ फ्लक्स है, वो आर्मेचर तक नहीं पहुंच पाता। वो आर्मेचर तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि एयर गैप बढ़ जाने से बीच का रिलक्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। जब रिलक्टेंस बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में फ्लक्स कम पहुंच पाएगा। देखिए यस बराबर होता है फाई अपान यस। समझ में आया? यस बराबर क्या होता है? फाई अपान ओके 1/μ इंटू एल बाई ए ये होता है। ठीक है, तो यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। तो अगर लेंथ बढ़ जाएगा, एयर गैप अगर लेंथ बढ़ा दें, एयर गैप लेंथ बढ़ा देंगे तो रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब रिलक्टेंस बढ़ जाएगा तो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको पता है कि यम यफ बराबर होता है फाई इंटू यस होता है। ठीक है, तो फाई बराबर होता है यम यफ अपान क्या होता है, यस। तो जब रिलक्टेंस बढ़ेगा तो फ्लक्स हमारा क्या होगा, कम होगा। तो जहाँ पर रिलक्टेंस ज़्यादा होगा भाई, गैप बढ़ा देंगे, एयर गैप बढ़ा देंगे। तो एयर गैप जब बढ़ा देंगे तो वहाँ पर रिलक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पर मेन फ्लक्स कम जाएगा। समझ में आया? तो मतलब दूरी बढ़ जाने की वजह से मेन फ्लक्स जो है आर्मेचर तक नहीं पहुंच पाता। बहुत कम फ्लक्स जो है आर्मेचर तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जब बहुत कम फ्लक्स आर्मेचर तक पहुंचेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आर्मेचर के द्वारा कम फ्लक्स कटेंगे। जब कम फ्लक्स कटेंगे तो उसमें ईएमएफ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए इस मेथड का प्रयोग हम जो है बहुत कम करते हैं, बाई इंक्रीजिंग एयर गैप। इसका यूज बहुत कम करते हैं। इस मेथड में मेन पोल तथा आर्मेचर के बीच एयर गैप को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। एयर गैप को बढ़ाया जाता है। एयर गैप को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो एयर गैप कहाँ पर बढ़ाया जाता है? एयर गैप को पोल के किनारों पर बढ़ाया जाता है। लेकिन ये जान लीजिए कि इस मेथड का यूज जो है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कम होता है। समझ में आया? अब यहाँ पे ये भी लिखेंगे कि इस मेथड में इंड्यूस्ड वोल्टेज कम हो जाता है। इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एयर गैप बढ़ रहा है तो मेन फ्लक्स जो है आर्मेचर तक कम पहुंचेगा, जिसकी वजह से हमारा फ्लक्स कम कटेगा और वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए अब होता क्या है, इस मेथड में होता है कि जैसे एयर गैप अगर बढ़ा रहे हैं तो एयर गैप बढ़ा रहे हैं तो एयर गैप जब बढ़ जाएगा तो मेन फ्लक्स जो है कम हो जाएगा, आर्मेचर तक कम फ्लक्स पहुंचेगा। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं कि मेन पोल पर एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न लपेटते हैं।
समझ में आया। तो मेन पोल पर एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न लपेट देंगे तो मेन पोल पर जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न लपेटेंगे उतना ही ज़्यादा और ज़्यादा फ्लक्स डेवलप होंगे। जब और ज़्यादा फ्लक्स डेवलप होंगे तो वहाँ आर्मेचर तक फ्लक्स हमारे क्या होंगे, पहुँचेंगे। ठीक है, तो आर्मेचर को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स क्या करेंगे, लिंक करेंगे। आर्मेचर से फ्लक्स कटेंगे तो उस कंडीशन में वोल्टेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन होता क्या है कि पोल पर जब एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न लपेटा जाता है ना तो वो काफ़ी कास्टली पड़ता है, इस वजह से इसका यूज हम क्या करते हैं, बहुत कम करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इस मेथड में मेन फ्लक्स को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न की आवश्यकता होती है। एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इससे हमारा मशीन क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है। इससे हमारा मशीन क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है। इससे मशीन कॉस्टली हो जाता है। एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न लगाएंगे तब कॉस्टली हो जाएगा, इस वजह से इसका यूज हम क्या करते हैं, बहुत ही कम करते हैं। ठीक है, तो एयर गैप बढ़ाने से तो आर्मेचर रिएक्शन कम होगा, लेकिन ये मेथड का नाम जानते रहना है क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है, इसका क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला मेथड है दूसरा, बाई इंक्रीजिंग एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न। बाई इंक्रीजिंग एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न, एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न को बढ़ा करके हम क्या काम करते हैं। देखिए आर्मेचर रिएक्शन से होता क्या है, आर्मेचर रिएक्शन से हमारा रिजल्टेंट मेन फ्लक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न जो है मेन पोल पर लपेट देंगे तो हमारा जो जितना कम हो रहा है उतना मेंटेन हो जाएगा। जितना हमारा फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उतना क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न जो है मेन पोल पर क्या करते हैं, लपेटते हैं। एम्पियर टर्न का मतलब क्या है, यम एफ बराबर होता है एन इंटू आई, या फिर आई इंटू एन, आप आई इंटू एन लिख सकते हैं, आई इंटू एन। यम क्या है, मैग्नेट मोटिव फोर्स। अब यहाँ पर आई इंटू एन है, एन का मतलब क्या है, जैसे कोई कॉइल है और मान लीजिए एन टर्न की कॉइल है, अगर इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे, अगर इसमें आई एम्पियर की धारा हम क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो इसमें जो मतलब एमएमएफ होगा, एम एफ होगा, वो आई इंटू एन होगा। मैग्नेट मोटिव फोर्स डेवलप होगा, वो क्या होगा, आई इंटू एन होगा। तो इसका यूनिट क्या होगा भाई, करंट का मात्रक है एम्पियर, और एन का मात्रक क्या है, टर्न। एन को क्या बोलते हैं, टर्न बोलते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है, एम्पियर टर्न बोला जाता है। समझ में आया। नहीं तो आप लोग ये सोचें कि भाई एमएमएफ को ही एम्पियर टर्न बोला जाता है, आप इसे एमएमएफ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एमएमएफ। समझ में आया। तो एम्पियर टर्न, तो देखिए एक ऐसा एम्पियर टर्न होगा, एक आपका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न। इसमें क्या होगा, एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न, और दूसरा क्या होगा, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न। स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगा तो आप लोग सुधार लीजिएगा। तो देखिए एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है और एक डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है। तो उसी प्रकार दो प्रकार के एम्पियर टर्न भी मेन पोल पर क्या किए जाते हैं, लपेटे जाते हैं। एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन को खत्म करेगा, और एक डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न जो डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन को क्या करेगा, खत्म करेगा। समझ में आया।
तो एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न को जब हम बढ़ा देते हैं तो उस कंडीशन में मेन फ्लक्स हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मेन फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा वोल्टेज भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। समझ में आया? हमारा वोल्टेज लेवल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि E बराबर क्या होता है, एन पी फाई जेड अपान क्या होता है, 60A होता है। समझ में आया? अगर फाई की बात करें तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे क्या मिलेगा, फाई। अगर मेन फ्लक्स बढ़ेगा तो EMF भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया? तो एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न लपेटने का मतलब है कि आर्मेचर रिएक्शन को कम करना, और जब आर्मेचर रिएक्शन हमारा कम होगा तो मेन फ्लक्स इंक्रीज होगा। मेन फ्लक्स जब इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में वोल्टेज लेवल हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न। ठीक है। तो अगर हम देखें कि डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न होता है, तो डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न। ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप लोग सुधार लीजिएगा। डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न को हम शॉर्ट में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dt, td या dt, डीमैग्नेटाइजिंग। ATD किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, AT का मतलब एम्पियर टर्न और D का मतलब डीमैग्नेटाइजिंग। ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है कि कितना हम लपेटेंगे पोल पर, कितना मतलब एम्पियर टर्न क्या करेंगे, लपेटेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, पोल है। ठीक है। ये हमारा क्या है, पोल है। ऐसे है हमारा पोल, हालांकि अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो पहले फार्मूले को हम लिख दे रहे हैं, तो फिर उसके बाद जो है तो डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न यहाँ पर क्या होगा, जेड आई थीटा बटे आपका कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360। समझ में आया? जेड क्या है यहाँ पर, देखिए ये अगर इतना एम्पियर टर्न हम मेन पोल पर लपेटते हैं तो इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार होगा उसमें कि ये डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न क्या करेगा, ख़त्म करेगा। डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन को क्या करेगा, ख़त्म करेगा। यह डी मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रल करेगा, मतलब न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज करेगा। समझ में आया? ये डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि इसमें इसके देखिए एम्पियर टर्न है ना, एम्पियर टर्न का मतलब है कि ये एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न होगा, एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न होगा, इसमें करंट आई होगी और इसका नंबर ऑफ टर्न क्या होगा, आई होगा। तो ये आई, ये यही किसके बराबर है, आई इंटू एन। तो ये किसके बराबर है, आपका डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न के बराबर है। तो ये जो मतलब फ्लक्स डेवलप करेगा एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न वाला, मतलब ये जो एम्पियर टर्न है, ठीक है, ये मान लीजिए फाई डी। अब ये क्या है, एम्पियर टर्न जो है फ्लक्स क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो माना इस डायरेक्शन में डेवलप किया, समझ में आया, इस डायरेक्शन में क्या किया, डेवलप किया। तो अब जो आर्मेचर का मेन फ्लक्स है, ठीक है, मतलब क्या है कि देखिए आर्मेचर का जो फ्लक्स, आर्मेचर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स, मेन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, मतलब कम कर रहा है। आर्मेचर का जो फ्लक्स जो है मेन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा या कम करेगा। तो उसी आर्मेचर के फ्लक्स को ये वाला फ्लक्स क्या करेगा, काउंटर करेगा, फाई डी। मतलब इसके द्वारा जो फ्लक्स डेवलप होगा, समझ में आया, इसके द्वारा जो फ्लक्स डेवलप होगा हमारा फाई डी, वो आर्मेचर के फ्लक्स को क्या करेगा, काउंटर करेगा। और आर्मेचर के फ्लक्स का कौन से कंपोनेंट को काउंटर करेगा, डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को क्या करेगा, काउंटर करेगा। मतलब क्या है कि अगर इतना एम्पियर टर्न अगर हम मेन पोल पर इस प्रकार हम लपेट दें, उसका कनेक्शन हम इस प्रकार कर दें
कि आर्मेचर के डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को क्या कर देगा, ये काउंटर कर देगा। समझ में आया? तो ये क्या काम करता है, आर्मेचर के डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को क्या कर देगा, ये काउंटर कर देगा। समझ में आया? अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर इसी चीज़ के बारे में हम थोड़ा लिख देते हैं। यह एम्पियर टर्न आर्मेचर फ्लक्स के डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को ख़त्म करता है। क्या करता है? ख़त्म करता है। ख़त्म मतलब न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, ये हो गया, इतना आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सूत्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जेड क्या है यहाँ पे, एटीडी क्या है, एटीडी क्या है, डी मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न। समझ में आया? जेड क्या है, कंडक्टर की संख्या, और उसके बाद थीटा क्या है। अब यहाँ पे आई क्या है, आई बराबर, ध्यान से देखिए, आई बराबर आपका हो जाएगा IA बटे आपका P होगा लैप के लिए, और आपका एक फार्मूला और बनेगा, आई बराबर IA बटे 2 होगा वेव के लिए। समझ में आया? IA बटे क्या होगा, 2 होगा वेव के लिए। थोड़ा इसको ऊपर लिख देते हैं। और एक आई बराबर यहाँ पर, आई बराबर होगा आपका IA बटे 2 ये वेव के लिए, वेव बाइंडिंग। समझ में आया? कौन सी बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग के लिए। ठीक है, वेव बाइंडिंग। देखिए IA क्या है, अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि IA क्या है भाई, पर कंडक्टर करंट पर कंडक्टर, मतलब प्रत्येक कंडक्टर में जो करंट होगी उसे IA से रिप्रेजेंट किया गया है। समझ में आया? लेकिन अगर वाइंडिंग कैसी है, लैप है, तो उसमें जो करंट फ्लो होगी वो IA/P होगा, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल ऑफ पाथ बराबर नंबर ऑफ पोल होता है। भाई लैप के लिए A बराबर क्या होता है, P होता है, तो यहाँ पर IA/ क्या होगा, P होगा। जबकि वेव के लिए A बराबर क्या होता है, 2 होता है। वेव के लिए A बराबर क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया गया। समझ में आया? तो ये वेव बाइंडिंग के लिए करंट है और ये लैप बाइंडिंग के लिए करंट है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पे ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। जेड क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर है, आई क्या है, लैप बाइंडिंग के लिए या फिर वेव बाइंडिंग के लिए करंट है। उसके बाद यहाँ पर IA क्या है, पर कंडक्टर करंट है। अब थीटा क्या है, ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं। थीटा क्या है, अब ये चीज़ आपको बता रहे हैं। अगर मैं थीटा की बात करूं तो जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा पोल है। ठीक है, हमारा क्या है, पोल है, एक नॉर्थ है और क्या है हमारा साउथ है, एक नॉर्थ है साउथ है। ये हमारा क्या है, आर्मेचर है। तो ये यहाँ पे हमारा क्या होता है, GNA होता है, यहाँ पे क्या होता है, GNA। अब जो हमारा देखिए यहाँ पे अगर जनरेटर के केस में हमारा मान लीजिए जनरेटर हमारा इधर घूम रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये हमारा क्या है, ये मैंने है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, MNA। समझ में आया? ये जनरेटर के लिए है, ये किसके लिए है, जनरेटर। और ये किसके लिए है, ये भी MNA है, ये किसके लिए है, मोटर के लिए है। समझ में आया? तो GNA से मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के बीच जो एंगल होता है उसी को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है।
किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, थीटा। ये वाला एंगल आपस में बराबर होता है, तो ये भी थीटा होता है, ये भी थीटा होता है, ये भी थीटा होता है, समझ में आया। तो यहाँ पर जो थीटा एंगल यूज किया गया है वही एंगल है। एक प्रकार का इसे मैकेनिकल एंगल के नाम से भी आप जान सकते हैं। ये कौन सा एंगल होगा, मैकेनिकल एंगल। फार्मूला एक बार हम फिर लिख रहे हैं, ATD बराबर आपका ZI थीटा अपान क्या होगा, 360 होगा, समझ में आया। ये क्या है, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न। ये जो डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न है ये क्या काम करता है, ये आर्मेचर के डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को ये एम्पीयर टर्न जो है न्यूट्रलाइज करता है, समझ में आया। ये कहाँ पर लपेटा होता है, इसी पोल पर लपेटा होता है, समझ में आया। इसी पोल पर क्या किया जाता है, लपेटा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एम्पीयर टर्न हो गया। तो अब थीटा तो आपको समझ में आ गया होगा कि GNA और MNA के बीच जो एंगल है, हमारा जो एंगल थीटा है वो GNA और MNA के बीच का एंगल है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात तो नहीं है। तो डी मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन एम्पीयर टर्न के बारे में आपने अच्छे तरीके से क्या कर लिया, पढ़ लिया, ठीक है। अब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न, तो AT और C बराबर आपका इसका फार्मूला क्या होता है, ZI 1/2P माइनस थीटा बटे 360, समझ में आया, थीटा बटे 360। अगर टोटल एम्पीयर टर्न की बात की जाए, टोटल एम्पीयर टर्न की बात की जाए तो टोटल एम्पीयर टर्न बराबर कितना हो जाता है आपका, ZI बटे 2P हो जाता है, समझ में आया। और आपको पता है टोटल एम्पीयर टर्न, ये तो टोटल एम्पीयर टर्न हो गया। अगर डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न की बात करें तो डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न ZI थीटा अपान 360 होता है, समझ में आया। अब क्या है, तो ये तो डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न है, ये टोटल एम्पीयर टर्न है। तो इसका मतलब टोटल में से डीमैग्नेटाइजिंग घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न बचेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ATC बराबर अगर निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, भाई इसमें से इसको घटा देंगे, तो इसमें से जब घटाएंगे तो ZI थीटा बटे कितना हो जाएगा, 360, रुकिए, ATC ZI बटे 2P माइनस ZI थीटा बटे 360। तो बराबर यहाँ पर क्या है, ZI कामन हो जाएगा। जब ZI कामन हो जाएगा तो 1/2P माइनस थीटा अपान कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, समझ में आया। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ क्या है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न है। थीटा क्या है आपको समझा दी, MNA और GNA के बीच एंगल है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 300, ये बाकी फार्मूले में कैलकुलेशन करने के बाद आया। देखिए डेरिवेशन करना इसका ज़रूरी नहीं है, इसके मेन कॉन्सेप्ट को समझना आपको क्या है, ज़रूरी है, समझ में आया। तो अब यहाँ पर क्या है, ये जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हमारा एम्पीयर टर्न है, यह एक ऐसा एम्पीयर टर्न है जो आर्मेचर के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न, समझ में आया। ये आर्मेचर के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन को क्या करता है, दूर करता है। तो इसे मिटा दें। अब यहाँ से न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में उतना ज़्यादा नहीं है। जैसे गेट आउट में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और टिपिकल न्यूमेरिकल होते हैं जिसे आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है, समझ में आया। तो यह है यह क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करता है। यहाँ पे देखिए हम कहीं कहीं यस लिख दिए हैं, कहीं कहीं जेड लिख दिए हैं, तो थोड़ा आप देख लीजिएगा इसे। हो सकता है, हमको लगता है कि जेड ही होगा, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बाई इंक्रीजिंग एक्स्ट्रा एम्पीयर टर्न, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न या क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, समझ में आया। तो उसके फार्मूले को भी हमने अच्छे तरीके से आपको बता दिया और सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट भी कर दिया। तो 2 आर्मेचर रिएक्शन हो गए। और ये देखिए एक्स्ट्रा एम्पीयर टर्न कहाँ पर लपेटा जाता है, मेन पोल पर लपेटा जाता है।
यहाँ पर एक चीज़ नोट करके लिख देंगे कि एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न मेन पोल पर लपेटा जाता है। समझ में आया? मेन पोल पर क्या किया जाता है? लपेटा जाता है।